इस स्लाइड में हमने जो पीछे सीखा इसी के मिलता जुलता एक चीज और है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वही चीज है, बस मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इन चीजों की। मैंने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, स्टूडेंट क्लास डिफाइन की। दो तीन डाटा मेंबर है इसमें, एज, रोल नंबर और मार्क्स। और तीनों के तीनों आप कहोगे कैसे होंगे सर, तीनों के तीनों हैं ये प्राइवेट, क्योंकि मैंने ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया। फिर मैंने लिखा पब्लिक। पब्लिक लिखने के बाद जो भी आप लिखोगे वो बन जाएगा पब्लिक। मैंने लिखा स्टूडेंट, क्लास का नाम सेम, कोई साथ में वॉइड इंट नहीं। ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में एक कैचिंग वेरिएबल बनाया है, या ये बोल सकता हूं एक आर्ग्यूमेंट बनाया है। आप कहोगे सर आपने तो इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन ही नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता था ये कोई जरूरी नहीं कि आपको एक क्लास में सारे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने हैं, मेरी मर्जी, मैंने नहीं डिफाइन किया। आपकी, ये आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने नहीं डिफाइन किया, मैंने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया जिसमें एक आर्गुमेंट पास होता हो या जिसमें एक कैचिंग वेरिएबल हो, वो मैंने लिख भी दिया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद वन आर्गुमेंट डिफाइंड। इसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं? वो कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कोई वैल्यू पास कर सकते हो उसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही कहते हैं। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद वन आर्गुमेंट है। विद वन आर्गुमेंट का मतलब इसमें सिर्फ एक ही कैचिंग वेरिएबल है, एक ही वैल्यू आप इसमें पास कर सकते हो, इसीलिए इसे बोल दिया मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद वन आर्गुमेंट डिफाइंड। ठीक है, अब आप नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर को देखो। मैंने लिखा स्टूडेंट, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट में लिखा इंट वाई। मींस स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर है और एक ही आर्ग्यूमेंट है, क्या अलाउड होगा? आप कहोगे नहीं सर वो तो हमने ऑलरेडी जब ऊपर डिफाइन कर ही दिया, ये तो अलाउड होना ही नहीं चाहिए। नॉट अलाउड, ऑलरेडी डिफाइंड। ये मैंने जानबूझ के आपको लिख के दिखाया था ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो ये अलाउड नहीं है, इसको हम मान के चल रहे हैं है ही नहीं हमारे प्रोग्राम में। फिर उसके बाद आपने क्या लिखा? आपने लिखा स्टूडेंट, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट में दो कैचिंग वेरिएबल, इंट ए, इंट बी। क्या ये अलाउड है? आप कहोगे सर बिल्कुल अलाउड है, हमने ऊपर सिंगल आर्गुमेंट का बनाया था, अब मैं डबल आर्गुमेंट का तो बना ही सकता हूं ना। तो मैंने लिखा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद टू आर्गुमेंट्स डिफाइंड। ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें भी तो वैल्यूज पास हो रही हैं, बस इसमें दो आर्गुमेंट है, तो मैंने लिख दिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद टू आर्गुमेंट्स डिफाइंड। ठीक है, दो कैचिंग वेरिएबल है, इसको मैं अब डिफाइन कर सकता हूं, ये अलाउड है। फिर मैंने क्या किया? मैंने लिखा स्टूडेंट, इंट एम, इंट एन। आप कहोगे सर जब हमने ऑलरेडी ऊपर जिसमें दो आर्ग्यूमेंट हैं या जिसमें दो कैचिंग वेरिएबल हैं उसे डिफाइन कर लिया था, आप दोबारा डिफाइन क्यों कर रहे हो? तब भी मैंने लिख दिया नॉट अलाउड बिकॉज ऑलरेडी डिफाइंड। मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूं ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें मेरी दो वैल्यूज पास हो सकती हैं, वो कंस्ट्रक्टर जब मैंने ऑलरेडी डिफाइन ऊपर कर लिया था, तो ये अलाउड नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने जानबूझ के लिख के दिखाया था ताकि आप लोगों को अब दिमाग में आपके ना फिट हो जानी चाहिए चीज, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज से रिलेटेड। वैसे इतना डेप्थ में वो पूछेगा नहीं, ये सिर्फ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए, आपको चीजें याद ना हो। क्योंकि ऐसे हमने आपके सिलेबस में तो सीधा मेंशन है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन भी मेरे को पता इतना टफ कोई नहीं आएगा या इतना डिटेल में नहीं जाएगा, बट फिर भी आपके कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे, आपको चीजें समझने में आसानी होगी। फिर हमने लास्ट कंस्ट्रक्टर अपना डिफाइन किया स्टूडेंट, इंट ओ, इंट पी, इंट क्यू। क्या ये अलाउड है? आप कहोगे सर बिल्कुल अलाउड है। इसमें कितने कैचिंग वेरिएबल है? एक इंटो, दूसरा इंट पी, तीसरा इंट क्यू, ओपी क्यू। तीन कैचिंग वेरिएबल है। और मैंने ऊपर पहले, इससे पहले मैंने कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया जिसमें तीन कैचिंग वेरिएबल हो, मींस ये अलाउड है। मैंने लिखा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद थ्री आर्ग्यूमेंट्स डिफाइंड। इसके कितने आर्ग्यूमेंट है इस कंस्ट्रक्टर के? आप कहोगे सर इसके तो तीन आर्ग्यूमेंट है, ओ, पी और क्यू, ये अलाउड है। ठीक है, आपने ये चीज सीख ली। और आप बड़े ध्यान से देखो, इस पूरी क्लास में कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। मेरे कहने का मतलब है कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जिसमें कोई वैल्यू पास ना होती हो। तो क्या कई बच्चे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को ये समझते हैं कि एक ही क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना और सेम ही क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना, बट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये नहीं है, आपकी मर्जी है। आप एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब है एक ही क्लास में एक से ज्यादा टाइप के कंस्ट्रक्टर बनाना, और वो जो एक से ज्यादा टाइप है उसमें कहीं कोई मेंशन नहीं है कि आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना ही बनाना है। मैंने एक कंस्ट्रक्टर ऐसा बना लिया जिसमें सिंगल आर्ग्यूमेंट हो, एक कंस्ट्रक्टर ऐसा बना लिया जिसमें दो आर्ग्यूमेंट हो, एक कंस्ट्रक्टर
ऐसा बना लिया जिसमें 3 आर्गुमेंट हो, तो एक से तो ज्यादा कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिए ना एक ही क्लास में, तो ये भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ही है। आप कंफ्यूज मत होना। हो सकता है कल वाली एग्जांपल से आपको लगा हो कि मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी एक ही प्रोग्राम में बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी एक ही प्रोग्राम में बनाया, तो मेरे को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि मेरे को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर साथ बनाना ही पड़ेगा जहां मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, आपकी मर्जी। आप चाहे कोई भी कंस्ट्रक्टर कितने बार मर्जी बनाओ, कितने बार मर्जी का मतलब आपने यहाँ सिंगल आर्गुमेंट बना लिया, डबल आर्गुमेंट बना लिया, ट्रिपल आर्गुमेंट बना लिया, आपकी रिक्वायरमेंट है। आप 4 आर्गुमेंट का भी बना सकते थे, 5 का भी, इन्फिनाइट का भी, सारा दिन भी लगे रहते तो भी कोई फर्क ना पड़ता। बट हमने इस प्रोग्राम में अपने 3 कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए हैं और आपने इस चीज को सीख लिया है, और इसमें कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ये भी कंस्ट्रक्टर एक ओवरलोडिंग है। फिर मैं आ गया मेन फंक्शन में, फिर मैंने लिखा स्टूडेंट, और इस अब की बार मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एस टी यू। तो आप कहोगे सर हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है कंप्यूटर चेक करता है ऊपर कंस्ट्रक्टर डिफाइन तो नहीं है, यहाँ तो हमारे 3 तरह के कंस्ट्रक्टर डिफाइन है, तो कंस्ट्रक्टर कंप्यूटर को मिल गए। अब कंप्यूटर क्या करेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट से अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। पहली बारी आती है एस ऑब्जेक्ट की। जैसे ही कंप्यूटर ने एस ऑब्जेक्ट को कॉल करना शुरू किया, कंप्यूटर हमने देखा एस ऑब्जेक्ट के साथ हमने कोई वैल्यू मेंशन नहीं की, हम ऐसे कंस्ट्रक्टर को खोज रहे हैं जिसमें कोई वैल्यू पास ना होती हो, मींस हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ढूंढ रहे हैं। आप कहोगे सर बट हमने तो इस क्लास में कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं। हमने बिल्कुल इस क्लास में कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो ये एक एरर है। आप ऐसा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते जिसमें कोई वैल्यू पास ना होती हो, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर ऊपर बनाया ही नहीं, तो ये एरर है। इस चीज को आप याद रखना। फिर उसके बाद फिर मैंने लिखा टी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट 20। आप कहोगे सर मैं इस ऑब्जेक्ट से एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा जिसमें सिंगल वैल्यू पास होती है, और सिंगल वैल्यू वाला कौन सा है, नीचे वाले को मत देखना, वो नोट अलाउड था। हमने कॉल कर दिया अपने इस कंस्ट्रक्टर को, मैंने एरो करके दिखाया भी हुआ है, जिसका कैचिंग वेरिएबल है इंट एक्स। तो 20 वैल्यू किसको चली जाएगी, आप कहोगे सर 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी एक्स को, और एज में क्या असाइन कर दिया, एक्स, मींस एक्स की वैल्यू। तो टी के एज की वैल्यू क्या होगी, 20। मैंने नीचे आपको मेमोरी में करके दिखा भी दिया, टी के एज की वैल्यू आपकी 20 हो चुकी है। रोल नंबर में आपने डायरेक्ट साइन करवा दिया 5, डायरेक्ट तो साइन करवाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने वैल्यू एक पास की थी। रोल नंबर में 5, तो टी का रोल नंबर में क्या आ गया, 5। मैंने आपको नीचे दिखा दिया मेमोरी में। मार्क्स 70, टी के मार्क्स में क्या आ गया, 70। फिर आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होकर खत्म हो गया। अब आप कहोगे सर अब हमारा एक ही ऑब्जेक्ट रह गया, उसको देख लेते हैं। फिर मेरा है यू ऑब्जेक्ट। यू ऑब्जेक्ट के साथ मैंने 2 वैल्यूज मेंशन की हैं, 21 और 22। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आप कहोगे सर ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें 2 वैल्यूज पास हम कर सकते हो, इंट ए कोमा इंट बी। ये वाला ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें 2 वैल्यूज पास होती हैं। आप कहोगे सर नीचे वाला कंस्ट्रक्टर भी ऐसा ही था, इंट एम कोमा इंट एन, वो तो हमने मान लिया ना, वो गलत था, वो तो अलाउड था ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं, आप ये मान के चलो। फिर है इंट ए कोमा इंट वाई। अगर मैं पूछूं ए की, ए में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, आप कहोगे सर ए में चला जाएगा 21, क्योंकि 21 लेफ्ट मोस्ट है, वो ए में चला जाएगा, 22 चला जाएगा बी में। फिर मैंने एज में साइन कर दिया ए, मींस यू की एज में आ जाएगा 21, यू के रोल नंबर में बी की वैल्यू मींस 22, और यू के मार्क्स में डायरेक्ट 68 साइन कर दिया, जो कि मैंने आपको नीचे मेमोरी में करके दिखा भी दिया। तो आपने इसमें तीनों ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टर कॉल किए, बट आपका कंस्ट्रक्टर एस ऑब्जेक्ट से आप अलाउड नहीं था, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने एस ऑब्जेक्ट के साथ कोई वैल्यू मेंशन नहीं की। जब आपने कोई वैल्यू ही मेंशन नहीं की, तो और ऊपर से आपकी क्लास ही ऐसी थी जिसमें कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर ही डिफाइन नहीं था जो कोई वैल्यू पास ना, जिसमें हम कोई वैल्यूज पास ना करें, मींस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया ही नहीं, तो आप ऐसा ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, अलाउड नहीं था। मैंने इसीलिए इसे अब की बार तो मेमोरी में भी नहीं दिखाया, आप देख ही रहे होगे। और फिर आप, अब आपके 2 ही ऑब्जेक्ट रह गए थे, टी और यू, आप मान के चल रहे हो एस था ही नहीं। अब आपके 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को मैंने मेमोरी में आपको बना के दिखा दिया। अब आप कहोगे सर ये तीसरे वाला जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया था जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स थे, इसको तो आपने नीचे कहीं यूज ही नहीं किया। तो आपकी मर्जी है ना, मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया और मेरे को पहले लगा कि शायद मैं नीचे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा डिक्लेयर कर सकता हूं, मैंने नहीं डिक्लेयर किया, तो कोई इसमें कोई एरर नहीं है। आप कहोगे सर कंस्ट्रक्टर तो मैंने डिफाइन कर ही दिया, बट नीचे तो कोई ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर नहीं किया जिसमें 3 वैल्यूज पास होती हो। आपकी मर्जी, कंस्ट्रक्टर तो आप डिफाइन कर ही सकते हो, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना भी आपकी मर्जी। हो सकता है आप ऐसा ये भी यू ऑब्जेक्ट भी ना डिक्लेयर करते, आप अकेला टी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते और उसमें 20 पास कर देते। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप कंस्ट्रक्टर बना लिए तो आपको नीचे उसका ऑब्जेक्ट अलग से कोई डिक्लेयर कर दिखाना ही दिखाना है। मैं इसीलिए आपको समझाना चाहता था। अब आप आगे अपने मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन
को हमने चला के देख लिया सारा, स्टूडेंट से भी देख लिया। उसके 3 ऑब्जेक्ट थे, एस टी यू। एस से हम नहीं कॉल कर सकते थे क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कहीं भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है। एक कंस्ट्रक्टर टी ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, सिंगल वैल्यू वाला। डबल वैल्यू वाला यू ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, और वो भी आपने करके देख लिया, और वो मैंने आपको मेमोरी में दिखा भी दिया। गेट सी आ गया, रिटर्न 0 आ गया, आपका हो गया प्रोग्राम खत्म। तो मैं इस प्रोग्राम में सिर्फ आपको 2 बातें समझाना चाहता था। पहली बात ये कि आपकी मर्जी है, आप क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाओ या ना बनाओ। अगर आप नहीं बनाते बट आप ऑब्जेक्ट ऐसा डिक्लेयर कर देते हो जिसमें हमें कोई वैल्यू पास नहीं करनी, फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर करोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो एरर आएगा। फिर आपकी मर्जी है, आप एक आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, आप 4 भी बना सकते थे, 5 भी बना सकते थे, इनफिनाइट आप बना सकते हो। आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हमने बहुत डेप्थ में कर लिया, इतना वो बुक में भी किसी में भी मेंशन नहीं है जितना हमने इसको बहुत डेप्थ में कर चुके हैं हम इसको। आपके सिलेबस के, अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कंस्ट्रक्टर में क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर में 90% तो चांसेस है थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा। व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, सॉरी व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, व्हाट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर और होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैंने बताया था ना, एक बार हम अपनी सी प्लस प्लस लैंग्वेज का डिस्ट्रक्टर वाला टॉपिक खत्म करके एक बार हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज अपनी यहीं बंद करेंगे, क्योंकि हमारे 2 टॉपिक रह जाएंगे, इनहेरिटेंस और फ्रेंड फंक्शन का। ये दोनों टॉपिक छोटे से टॉपिक हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी पहले सी प्लस प्लस की रिवीजन अच्छे से हो जाए, क्योंकि आपके टॉपिक्स बहुत हो गए इसमें, आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में।